दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट ईवीएस के यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी यूनिट सेकंड का नाम है पारितंत्र, अवधारणा एवं परिभाषा। ओके, तो फ्रेंड्स हम ऑलरेडी हमारी ईवीएस के फर्स्ट यूनिट और हमारी यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पारिस्थितिक उत्पादकता। ठीक है, तो पेड़ पौधों द्वारा एकत्रित की गई यानी इकट्ठा की गई ऊर्जा और उसकी मात्रा, संख्या के आधार पर अगर हम मात्रा बोले तो उसको उत्पादकता कहते हैं। यानी कि पेड़ पौधे कितनी ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं और उसकी मात्रा कितनी है, उसको उत्पादकता कहते हैं। ठीक है, उत्पादकता को प्रभावित और निर्धारित करने वाले दो कारक होते हैं। पहला सौर ऊर्जा की मात्रा यानी सूरज की रोशनी कितनी है। दूसरा सौर ऊर्जा को आहार ऊर्जा में बदलने की क्षमता, यानी कि जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो सौर ऊर्जा को अपनी आहार में कैसे बदलते हैं। जैसे कि सोचो फ्रेंड्स, ये सूरज है, ठीक है, ये रोशनी दे रहा है, ठीक है, सौर ऊर्जा आ रही है, ये हमारा कोई पौधा हो गया। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करके, इंग्लिश में जिसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, तो वो इसके ज़रिए अपना खाना कितनी जल्दी बना रहा है, कितने धीरे बना रहा है। ठीक है, तो उसकी क्षमता जो होती है, ये भी इसको प्रभावित और निर्धारित करने वाले कारक होते हैं उत्पादकता को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारितंत्र के पिरामिड। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम सबसे पहले पिरामिड 1927 में एल्टन ने बनाया था। यानी कि सबसे पहला जो पिरामिड था वो 1927 में एल्टन ने दिया था हमें। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के अलग अलग स्तरों पर जीवों के संबंध को दिखाने को पारितंत्र पिरामिड कहा जाता है। यानी कि जो खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है, तो उसके अलग अलग स्तरों पर जो जीव होते हैं, ठीक है, उनके संबंध को दिखाने को पारितंत्र पिरामिड कहा जाता है। यानी कि उनके संबंध कैसे हैं। जैसे कि सोचो फ्रेंड्स कि ये आपकी कोई, मैं भी खाद्य श्रृंखला बना रही हूँ। ठीक है, जैसे कि सोचो ये घास हो गई, ठीक है, यहाँ पे हो गया कोई खरगोश, ठीक है, यहाँ पे कोई भेड़िया और यहाँ पे शेर। ठीक है, तो ये हमारी खाद्य श्रृंखला हो गई। ठीक है, तो जो इनके अलग अलग स्तर होते हैं इनको हम कैसे दिखाते हैं एक पिरामिड के अंदर। यानी कि घास यहाँ पे रख दी, खरगोश, भेड़िया, शेर, तो इनको एक पिरामिड में दिखाना, ठीक है, इनके अलग अलग स्तरों को, इसको कहते हैं पारितंत्र पिरामिड। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट हमारा निचले स्तर पर उत्पादक होते हैं और ऊपर उपभोक्ता होते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो निचला स्तर होता है इस पे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, और उत्पादक क्या होता है, हमारे पेड़ पौधे, घास वगैरह ये सब। ठीक है, और उसके ऊपर क्या होता है, उपभोक्ता आते हैं। तो उपभोक्ता कौन होगा, ये सब उपभोक्ता होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, तो पारितंत्र को एल्टन पिरामिड भी कहा जाता है। तो पारितंत्र का जो पिरामिड होता है उसको एल्टन पिरामिड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला पिरामिड जो है वो एल्टन ने दिया था 1927 में। ओके फ्रेंड्स, पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पिरामिड के 3 प्रकार क्या होते हैं। पहला होता है संख्या पिरामिड, दूसरा जीव भार या फिर बायोमास पिरामिड, तीसरा होता है ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना संख्या पिरामिड देखते हैं। जीवों की संख्या के आधार पर बनने वाले पिरामिड को संख्या पिरामिड कहते हैं। यानी कि जीवों की संख्या कितनी है उसके आधार पर जब हम कोई पिरामिड बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे संख्या पिरामिड। ठीक है, तो ये जो संख्या पिरामिड होता है 2 प्रकार का होता है, सीधा, उल्टा। तो जो सीधा पिरामिड होता है वो ऐसे बनता है, जो उल्टा पिरामिड होता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, सीधा पिरामिड, सीधा संख्या पिरामिड जो होता है इसके उदाहरण है घास पारितंत्र और तालाब पारितंत्र। और जो उल्टा संख्या पिरामिड है इसका उदाहरण है वन पारितंत्र, या फिर इसी को वृक्ष पारितंत्र भी कह देते हैं। ओके फ्रेंड्स, सीधा संख्या पिरामिड जो होता है ये कैसे होता है। अच्छा सोचो, घास पारितंत्र का उदाहरण देती हूँ। ठीक है, तो हमने इसको संख्या के आधार पर बताया। सोचो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा मैदान है, उसमें घास ही घास है। ठीक है, तो और उसके ऊपर कुछ जानवर भी हैं, जैसे कि खरगोश हो गए, फिर शेर, चीते भी हैं। ठीक है, तो सोचो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी, सबसे ज़्यादा संख्या घास की होगी। ठीक है, तो इसलिए सबसे बड़े एरिया में सबसे नीचे घास को रखा जाता है।
फिर उससे कम संख्या किसकी होगी, खरगोश की होगी, ठीक है, और फिर उससे भी कम संख्या किसकी होगी, मांसाहारी जानवरों की होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसमें क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारी संख्या है वो ऊपर से नीचे घटती आ रही है, सबसे ज़्यादा संख्या नीचे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो ये हमारा सीधा पिरामिड बनता है इस तरह से। तो ऐसे हमारा तालाब पारितंत्र है जिसमें कि जो पौधे होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, मछली की संख्या उनसे थोड़ी कम होती है, जो बड़ी मछलियाँ होती है वो उनसे भी कम होती है, ठीक है। तो ये भी हमारा सीधा पारितंत्र, सीधा संख्या पिरामिड का एक उदाहरण हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब उल्टा जो है ये हमारा वन पारितंत्र है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि सोचो एक वृक्ष है, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाया, जैसे सोचो एक पेड़ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई पेड़ देखेंगे, उसकी ये नहीं देखेंगे कि उसमें कितनी पत्तियाँ हैं, कितनी शाखा हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक पेड़ है, ठीक है, उस एक पेड़ पर जितने शाकाहारी बैठते हैं यानी कि पक्षी जो उसको खाएं, ठीक है, और उन पक्षियों के ऊपर कितने परजीवी हैं। तो पेड़ तो एक ही है, उस एक पेड़ के ऊपर 10-15 पक्षी आकर, चिड़ियाँ जो वहाँ के बैठ सकते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर जो परजीवी होते हैं, परजीवी वो जीव होते हैं फ्रेंड्स जो पक्षी वगैरह के ऊपर, उनके शरीर के ऊपर होते हैं, ठीक है। तब एक चिड़िया के ऊपर कितने हो सकते हैं, सोचो एक चिड़िया के ऊपर 100 हैं, ठीक है, तो ऐसे 10 चिड़िया के ऊपर कितने हो गए, ठीक है, तो 1000 हो गए ना, तो इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, तो क्या हुआ, इनकी संख्या जो है वो नीचे से ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा उल्टा संख्या पिरामिड का एक उदाहरण। ओके फ्रेंड्स, अब अपना दूसरा पिरामिड देखते हैं जो कि हमारा जीव भार बायोमास पिरामिड, ठीक है। सभी जीवों का सकल भार यानी कि जितने भी जीव होते हैं उनका वजन बायोमास पिरामिड द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। तो बायोमास पिरामिड होते हैं वो भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सीधा, एक होता है उल्टा। सीधा पिरामिड जो होता है उसका एग्जाम्पल है स्थल पारितंत्र पिरामिड, और उल्टे वाले का है तालाब पारितंत्र, ठीक है। यानी कि स्थल पारितंत्र का जो पिरामिड बनेगा वो सीधा बनेगा, और जो उल्टा पिरामिड बनेगा वो बनेगा तालाब पारितंत्र का, ठीक है। तो तीसरा हमारा ऊर्जा पिरामिड, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम ऑलरेडी एक बार अपनी फर्स्ट पार्ट के अंदर अच्छे से मैं बता चुकी हूँ कि ऊर्जा पिरामिड क्या होता है, लेकिन हम इसको एक बार दोबारा समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, तो ये हमेशा सीधा बनता है, कभी उल्टा नहीं बनता है, ठीक है। एक स्तर से दूसरे स्तर में ऊर्जा का पहुंचना ऊर्जा पिरामिड द्वारा दिखाया जाता है। तो ऊर्जा पिरामिड में क्या दिखाया जाता है कि जो एक स्तर होता है इससे दूसरे स्तर में कितनी ऊर्जा पहुंच रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादकों के पास होती है। उत्पादक कौन होते हैं, वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है उत्पादकों के पास, क्योंकि ये सीधा सूरज की रोशनी से अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है, यानी कि जैसे कि एक स्तर हो गया, इससे दूसरे स्तर में जो ऊर्जा पहुंचेगी ये सिर्फ 10% ही पहुंचेगी। सोचो अगर 100% जो ऊर्जा है वो हमारे उत्पादक के पास है, तो उससे ऊपर जो हमारा एक स्तर होगा उसके पास सिर्फ 100% की 10% ही पहुंचेगी, ठीक है। तब हम उदाहरण के तौर पे एक पिरामिड लेते हैं, जैसे कि हमारा पिरामिड बना, हमने बताया ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। तो सबसे नीचे उत्पादक, उसके ऊपर ये सारे हमारे उपभोक्ता आ गए, ठीक है। हमने बताया उत्पादक के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो 1000 कैलोरी। अभी कैलोरी क्या है, तो फ्रेंड्स कैलोरी होती है वो यूनिट जिससे हम ऊर्जा को नापते हैं, ठीक है। तो सोचो उत्पादक के पास है 1000 कैलोरी ऊर्जा, तो प्राथमिक के पास इसकी सिर्फ 10% जाएगी, तो 1000 की 10% यानी कि 100 कैलोरी। तो अब द्वितीयक ने, तो क्या, अब द्वितीयक उपभोक्ता के पास इसकी भी 10% जाएगी, तो 100 की 10% कितनी हो गई, 10 कैलोरी। अब तृतीयक उपभोक्ता ने द्वितीयक उपभोक्ता को खाया, तो इसके पास जितनी ऊर्जा थी उसका 10% तृतीयक तक गया, तो 10 का 10% होता है 1 कैलोरी, ठीक है। तो जैसे कि हमारा घास है, घास के पास 1000 कैलोरी है, खरगोश ने घास को खाया, इसके पास 100 कैलोरी पहुंची। भेड़िए ने खरगोश को खाया, इसके पास 100 की भी 10 कैलोरी पहुंची। शेर ने भेड़िए को खाया, तो भेड़िए के पास जितनी ऊर्जा थी उसकी 10% यानी कि 1 कैलोरी शेर के पास पहुंची। तो सबसे कम ऊर्जा किसके पास पहुंची, शेर के पास। यानी जैसे जैसे हम जो जीवों का जो स्तर है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो जो हमारी ऊर्जा होती है वो कम होती चली जाएगी, और सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है उत्पादक के पास, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारितंत्र के प्रकार। ओके फ्रेंड्स, तो पारितंत्र के प्रकार है टुंड्रा, वन, घास, मारुस्थलीय और जलीय। ये सारे पारितंत्र जो है ये हमारे पारितंत्र के प्रकार हुए। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं अपने वन पारितंत्र से। तो यहाँ वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, यानी कि जो वन होते हैं यानी कि जंगल जो होते हैं इनके अंदर जो वनस्पति होती है यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है।
पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, बेलें साथ मिलकर वन बनाते हैं। यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पेड़ पौधे भी हो, झाड़ियाँ भी हो, बेलें भी हो, जानवर भी रहते हो, ठीक है, तो वो जो जगह होती है वो मिलकर वन कहलाती है। ओके। इस पारितंत्र के मुख्य तत्व हैं तापमान, मृदा और आर्द्रता। यानी कि जो हमारा वन पारितंत्र होता है इसके जो मुख्य तत्व हैं वो है तापमान, यानी कि तापमान के आधार पर भी वन होते हैं। मृदा, इसमें मृदा जो होती है वो भी कितनी उर्वरता होती है, यानी इसमें बहुत उर्वरता होती है इसकी मिट्टी में, और आर्द्रता। ठीक है। तो वन जो पारितंत्र होते हैं इसे 3 प्रकार के वनों में बांटा गया है। पहला शीतोष्णकटिबंध वन, दूसरा उष्णकटिबंधीय वन, तीसरा शंकुधारी वन। ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका जो ये बुक है, आपकी सोल की बुक के अंदर इन तीनों को एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। जो जंगल होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। यहाँ बारिश के समय भी अनुसार होती है, यानी जो बारिश होती है वो भी समय के अनुसार होती है, समय के हिसाब होती है। तो बारिश के भी समय होते हैं कि इसमें होगी, इस मौसम में होगी। ठीक है। पादप यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं, महोगनी, सागवान, शीशम, जैतून, ये सारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं वन पारितंत्र में। पशु यानी कि जो जानवर होते हैं, हाथी, गैंडा, शेर, लोमड़ी आदि, ये सारे जितने भी जंगली जानवर होते हैं वो जंगल में और वन पारितंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा घास पारितंत्र। ओके। एक ऐसा मैदान जहाँ चारों तरफ सिर्फ घास ही घास हो। ठीक है। तो कोई भी ऐसा मैदान जहाँ पे सिर्फ घास ही घास हो वो घास पारितंत्र में आते हैं। ठीक है। और इन्हें चरागाह भी कहते हैं। ठीक है। ऐसे मैदानों को चरागाह कहते हैं जहाँ पे जो वो होते हैं ना, जैसे कि गाय वाले होते हैं वो अपनी गायों को चराने आते हैं, अपने जानवरों को चराने के लिए आते हैं, तो इन्हें चरागाह भी कहते हैं। ये पारितंत्र वृक्षहीन होते हैं, यानी कि ये ऐसी जगह होती है, ऐसे पारितंत्र होते हैं जहाँ पे पेड़ नहीं होते। ठीक है। प्रमुख घास मैदान, यानी कि जो प्रमुख घास मैदान है घास पारितंत्र के वो है पंपास, प्रेयरी, डाउन्स, सवाना। ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा पशु, यानी कि इसमें कौन से जानवर पाए जाते हैं घास पारितंत्र में। गधे, जैबरा, चिंकारा, बकरियां। तो आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी जानवर पाए जा रहे हैं सारे वो हैं जो घास खाते हैं। ठीक है। कम बारिश होने की वजह से यहाँ बड़े पेड़ नहीं उग सकते। तो क्या होता है, घास पारितंत्र ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे बारिश जो होती है वो कम होती है। तो कम बारिश की वजह से क्या होता है, बड़े पेड़ नहीं उग पाते, और जो घास होती है वो तो उग जाती है लेकिन बड़े पेड़ नहीं उग पाते हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं मैं फ्रेंड्स, घास पारितंत्र में जो घास होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। कोई बहुत लंबी घास होती है, कोई बहुत छोटी घास होती है, कोई मोटी होती है, कोई कैसी होती है। ठीक है। तो यहाँ घास की भी कई प्रजातियां पाई जाती है। ओके। नेक्स्ट है हमारा टुंड्रा पारितंत्र। ठीक है। क्या है हमारा टुंड्रा पारितंत्र? टुंड्रा पारितंत्र पहाड़ी क्षेत्र में होता है, यानी कि जो पहाड़ी इलाका होता है वो टुंड्रा पारितंत्र होता है। यहाँ तेज हवाएं और ठंडी जलवायु के कारण ये बंजर होते हैं। तो वो इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, बंजर होते हैं। तेज हवा और ठंडी जलवायु के कारण यहाँ पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। ये पारितंत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका होता है। तो जो मैंने भी बताया कि पहाड़ के ऊपर होते हैं, ठीक है, पहाड़ पर होते हैं, तो क्या होते हैं, ये पूरी तरह से बर्फ से ढके होते हैं और यहाँ पे बहुत ठंडी जलवायु होती है। मैंने ये भी बताया, तो बर्फ के कारण ठंडी जलवायु होती है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ठीक है। तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है, होती भी है तो बहुत कम होती है। ओके फ्रेंड्स। ये पृथ्वी के 10% भाग पर फैला हुआ है। सोचो हमारी पृथ्वी है तो इसके सिर्फ 10% भाग पर जो है हमारा टुंड्रा पारितंत्र है। ठीक है। टुंड्रा पारितंत्र जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अल्पाइन, आर्कटिक और अंटार्कटिका। ठीक है। तो इस पारितंत्र में सूर्य के प्रकाश की भी कमी होती है, बहुत ऊंचे होते हैं पहाड़ों पर, तो यहाँ पे जो सूर्य की रोशनी होती है वो भी बहुत कम पहुँच पाती है। ठीक है। अलास्का, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, रूस, उत्तरी कनाडा, अर्जेंटीना में ये पारितंत्र पाए जाते हैं। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पर हमारा टुंड्रा पारितंत्र पाया जाता है। पादप यानी कि यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो है करीबी मोस, बियरबेरी, लाइकेन। पशु यानी कि जो जानवर यहाँ पाए जाते हैं वो है ध्रुवीय भालू, कारिब, बर्फ उल्लू और कस्तूरी बैल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मरुस्थलीय पारितंत्र। मरुस्थलीय पारितंत्र में 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ठीक है। तो जो बारिश होती है उसको सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो जो मरुस्थलीय पारितंत्र होता है इसके अंदर 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। तो इन क्षेत्रों में तापमान जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि गर्मी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तापमान के आधार पर 2 प्रकार के मरुस्थल होते हैं। ठीक है।
तो जैसे कि एक होता है गर्म मरुस्थल, एक होता है ठंडा मरुस्थल। जिसमें बहुत ज़्यादा तापमान हो वो गर्म मरुस्थल, और जिसमें बहुत कम तापमान हो वो ठंडे मरुस्थल। ठीक है, तो गर्म मरुस्थल जो होते हैं इसका एग्जाम्पल है थार का रेगिस्तान, और ठंडे मरुस्थल का एग्जाम्पल होता है लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत मिट्टी होती है, बहुत सूरज की रोशनी होती है, ठीक है, बहुत गर्मी होती है। लेकिन लद्दाख में भी एक ऐसा मरुस्थल होता है जिसमें बर्फ ही बर्फ है हर जगह। ठीक है, तो वो ठंडा मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, पशु जो इसमें पाए जाते हैं वह भेड़िए, रेगिस्तानी बिल्ली, रेगिस्तानी लोमड़ी। ठीक है, और ठंडे रेगिस्तान में जो पशु पाए जाते हैं वो होते हैं हिमतेंदुए, जंगली आंख, भूरा भालू। ठीक है, तो आपने देख रहे होंगे यहाँ पे जितने भी सारे जानवर पाए जा रहे हैं वो कैसे हैं, जो सर्दी में रह सके, बर्फ में रह सके। ठीक है, पादप यानी कि पेड़ पौधे कैसे पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं कांटेदार पौधे, झाड़ियाँ, नागफनी, बबूल, कैक्टस। ओके, नेक्स्ट है हमारा जलीय पानी तंत्र। ठीक है, यानी कि पानी का जो पानी तंत्र होता है, तो नदी, झील, तालाब, समुद्र जलीय पानी तंत्र के भाग होते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले अपना नदी पानी तंत्र देखते हैं। नदी जल का वो पानी तंत्र है जिसमें पानी बहता है। तो नदी जो है वो पानी तंत्र है जिसके अंदर पानी बहता रहता है, पानी ठहरता नहीं है। अगर पानी ठहर जाए तो वो तालाब हो जाता है, लेकिन अगर इसमें जो पानी बहता रहे तो उसे नदी कहते हैं। ठीक है, तो पानी अलग अलग गति से बहता है। किसी नदी के अंदर जो पानी होता है वो बहुत तेजी से बहता है, किसी के अंदर पानी बहुत धीरे धीरे बहता है। ठीक है, और नदी में साल भर पानी बहता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नदी पानी तंत्र। ओके फ्रेंड्स, अगला है हमारा तालाब पानी तंत्र। तो भारत के लगभग हर गांव में छोटे बड़े तालाब होते हैं। ठीक है, तो जो तालाब होते हैं इनके अंदर जो होता है पानी ठहरा होता है। ठीक है, और इनके ऊपर जब पानी ठहर जाता है तो ऊपर धीरे धीरे काई बन जाती है। ठीक है, हरी हरी सी घास टाइप ऊपर तैरने लगती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं तालाब पानी तंत्र। इनके अंदर भी छोटे मोटे जीव जानवर जैसे बत्तख वगैरह, छोटे मछली वगैरह ये सब रहते हैं नदियों के अंदर भी। अगला है हमारा झील पानी तंत्र। ओके फ्रेंड्स, तो यह एक बड़ा रूप होता है। किसका बड़ा रूप, तो पता है, तालाब का। यानी तालाब तो सोचो एक छोटा होगा, ठीक है, जिसके अंदर पानी ठहरा हुआ है, लेकिन एक बड़ा गड्ढा खोद के बना दिया जाए तो उसे हम कह देंगे झील। ठीक है, तो बड़ा रूप होता है तालाब का। भारत में ज़्यादातर झील जो होती हैं वो हिमालय और सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में है। ठीक है, यानी भारत की ज़्यादातर झीलें हिमालय, सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र इनके मैदानों में पाई जाती हैं। ठीक है, ये वो हमारा झील पानी तंत्र। नेक्स्ट है हमारा समुद्री पानी तंत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो समुद्र बहुत बड़ा होता है। हमें भी पता है कि जो समुद्र होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। इसमें खारा पानी होता है, यानी कि नमकीन पानी होता है। इसके पानी में नमक जो होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसका जो पानी होता है वो पीने के लायक नहीं होता है। भारत के समुद्री जो पानी तंत्र होते हैं हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो भारत के समुद्री पानी तंत्र हैं ये यहाँ पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये जो आपके EVS के यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड था ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके अंदर आपके यूनिट सेकंड जो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे हमारा एक ग्रुप है जिसके अंदर आपको अगर हमारी कोई भी वीडियो आती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर सोल से रिलेटेड कोई भी इन्फो आती है तो वहाँ पर आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप हमें ज्वाइन और कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप हम हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर तो ज़रूर कीजिए।